हेलो स्टूडेंट, जैसे कि पहले इसके पिछले लेक्चर में 3 ग्राम मूंग पर लेक्चर हो चुका था, उसके बारे में जाने थे। ठीक उसी प्रकार दलहनी फसलों में अगला नेक्स्ट लेक्चर है आपका ब्लैक ग्राम पर। तो ब्लैक ग्राम यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, उर्द बोला जाता है जिसे। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका वानस्पतिक नाम जो होता है विग्ना मुंगो होता है। क्या होता है? विग्ना मुंगो होता है। और इसके अनदर नेम्स हैं, अन्य नाम फिसियोलस मुंगो और अजूकिया मुंगो के नाम से भी जाना जाता है। इसे उर्द बीन भी कहा जाता है। और इसका जो प्लांट होता है सार्डे प्लांट होता है। का प्लांट जो है लवड्यूसी होता है, जिसे सार्ड्यूएशन पल्स क्राफ्ट के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके कुल के बारे में बात कर लेते हैं। फैमिली उर्द जो है, उर्द किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो उर्द जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 होती है। उर्द का उत्पत्ति स्थल इंडिया। और इन्फ्लोरेंस की बात कर लेते हैं तो रेशम से होता है। फ्रूट टाइप, फल का प्रकार पॉड टाइप होता है। जो फली होती है उस फली को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। फली को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। फिर उसके बाद उर्द में कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या पोषक महत्व होते हैं उर्द में? तो इसमें जो है पोषक तत्वों में बात करते हैं तो प्रोटीन जो कंटेंट होता है वो जो है 24 से 25% लगभग में पाया जाता है। कहीं कहीं पर 25-26 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 23-24 भी मिलता है। तो इसमें जो एक एवरेज होता है 23 से 25 के बीच में पाया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मॉइस्चर। इसकी दाल में जो है मॉइस्चर कितना परसेंट पाया जाता है? 10% पाया जाता है। फैट 1 से लेकर 1.5% तक, यानी 1 से लेकर 1.5% तक। कार्बोहाइड्रेट लगभग 59% पाया जाता है। मिनरल्स 3% पाया जाता है। फाइबर जिसे रेशा बोलते हैं 0.9% पाया जाता है। कैल्शियम प्रति 100 ग्राम में 154 मिलीग्राम पाया जाता है। फास्फोरस 385 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आयरन। आयरन जो है प्रति 100 ग्राम 9.1 मिलीग्राम पाया जाता है। और इसमें जो है इसकी दाल में उर्द में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। उर्द में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जैसे इसका क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग किया जाता है। सभी लोग जानते हैं उड़द की दाल सूप के रूप में तो किया ही जाता है, साथ ही खिचड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। जो खिचड़ी बनती है, खिचड़ी में काला जो दाल होता है उसे ब्लैक ग्राम उड़द बोलते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है। बनाने तो हर प्रकार की दाल से बना लेते हैं, चना की दाल भी डालकर बना लेते हैं, और हरा वाला जो दाल होता है उसका भी डाल के बना लेते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से बनाई जाती है, जैसे कि मकर संक्रांति में खिचड़ी का जो पर्व होता है उसमें उड़द की ही दाल का प्रयोग किया जाता है। तो जो उड़द है, उड़द दाल जो है सूप और पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका भूसा पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो इससे ईंधन, यानी इसका जो जिसे बोलते हैं पिंजरा, वो जो इसका जो अपशिष्ट यानी निकलता है, जैसे फलिया वगैरह जो निकाल लेते हैं, और उसके बाद मड़ाई के बाद जो लकड़ियाँ बचती है, इसके जो प्लांट की जो लकड़ियाँ सूखी हुई बचती है उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ उड़द होना चाहिए। तो उड़द में जो है प्रोटीन जो है मूंग की अपेक्षा ज़्यादा ही पाया जाता है। उड़द में प्रोटीन
बट उसके साथ साथ राइबोफ्लेविन पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है और थायमिन। इन चारों चीज़ों की प्रधानता पाई जाती है। बट मूंग में जो है फास्फोरस नहीं पाया जाता है, लेकिन उड़द में जो है राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, स्कॉर्बिक एसिड और थायमिन की प्रधानता पाई जाती है। फिर उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं इसकी जो कल्टीवेशन के बारे में, जैसे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में उड़द की जो है खेती की जाती है। तो ग्रो इन इंडिया मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब ये है भारत के कई हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। इट इज़ ए मिक्स क्रॉप, इट इज़ ए मिक्स क्रॉप, कैच क्रॉप, आल्सो सोलो क्रॉप, यानी इसकी फसल को जो है मिश्रित फसल के रूप में भी लिया जा सकता है। कैच क्रॉप आप सभी जानते होंगे कि मुख्य फसल को बचाने के लिए एक सहायक फसल लगाई जाती है, जैसे कि उस पर कोई कीट का या रोग का प्रभाव न पड़ सके, जो उसकी जो सहायक फसलें लगाई जाती है उसके अंतर्गत कैच क्रॉप आता है। सोलो क्रॉप बात कर लेते हैं, जैसे सोलो क्रॉप क्या होता है। इसे सोलो क्रॉप को हिंदी में बोलेंगे ठोस रोपड़ बोला जाता है। सोलो क्रॉप को हिंदी में ठोस रोपड़ बोला जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार की फसल को उपजाना। कहने का तात्पर्य समय एक ही होगा और एक ही निश्चित समय होगा, एक ही निश्चित समय होगा और एक ही निश्चित स्थान होगा, और उसमें एक ही प्रकार की फसल को उगाना जो है आपका क्या कहलाता है, सोलो क्रॉपिंग कहलाता है। और इसका जो है अंतरा सस्यन भी कहा जाता है, इसका विपरीत होता है, सॉरी, इसका जो विपरीत होता है अंतर सस्यन होता है, इसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक, तो बात क्लियर हो गई होगी। जैसे कि सोलो क्रॉप आफ्टर राइस, सोलो क्रॉप बिफोर अदर सीजनल क्रॉप, जैसे कि जो सोलो क्रॉप्स है बिफोर अदर सीजनल क्रॉप्स, यानी कि कहने का मतलब कि पहले जो सोलो क्रॉप्स के रूप में अपनाया जाता है, ठीक है ना, सीजनल क्रॉप्स के अलावा, तो ग्रीन ग्राम रिच इन प्रोटीन कंटेंट, यानी लाइक ग्रीन ग्राम रिच इन प्रोटीन कंटेंट। कहने का तात्पर्य ये है, ग्रीन ग्राम में जो 23-24% प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि मूंग की अपेक्षा उड़द में जो है प्रोटीन की जो कंटेंट लेवल होती है, जो मात्रा होती है प्रोटीन की, वो ज़्यादा पाई जाती है, 25 से 26%। जैसे कि पीछे लिखा था, हमने बताया कि 23 से 25, लगभग 23 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन उड़द में जो है 23 से 25 बताया था, तो लगभग 25-26% जो है प्रोटीन पाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं, भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ग्रो इन इंडिया, यानी भारत में भी पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और एंड अदर कंट्रियाँ हैं, जैसे कि ईस्ट एशिया हो गई, अफ्रीका हो गई, अमेरिका हो गई। ठीक है, इन सभी देशों में उर्द की खेती की जाती है। आगे बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, यानी कि जलवायु की क्या मांग होती है, कैसी जलवायु होनी चाहिए। मूंग की खेती करने के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब उष्ण जलवायु। ये ट्रॉपिकल क्रॉप होती है, ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब यही होता है कि जो गर्म जलवायु हो, उसमें टोलरेट हाई टेम्परेचर, यानी टोलरेट मतलब कहने का मतलब सहनशील हाई टेम्परेचर, यानी ये जो फसल होती है उर्द की फसल जो है टोलरेट होती है किसके प्रति, गर्म जलवायु के प्रति। आल्सो कल्टिवेटेड इन समर सीजन, अगला लाइन है, आल्सो कल्टिवेटेड इन समर सीजन, अधिकतर जो है ये गर्मी के सीजन में ही, वो सॉरी, इसको जो है गर्मी के सीजन में भी इसको उगाया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है। और इसका जो प्लांट होता है सार्डे प्लांट होता है, और इसके लिए इसकी खेती करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी आदर्श या आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 25 से 35 अंश सेल्सियस होना चाहिए। और ये 42 अंश सेल्सियस तक का तापमान भी इसके लिए सहनशील होता है, टोलरेट होता है। इट कैन टोलरेट 42 अंश सेल्सियस। कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी जो फसल होती है
उर्द की ये जो है 42 अंश सेल्सियस तापमान तक सहनशील होती है, उतना टेम्परेचर भी सह सकती है। टॉलरेट मतलब सहनशील होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लांट। कुछ प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, प्लांट इसका कैसा होता है। तो प्लांट इसका जो है लाइक का, जैसे कि आपका मूंग का पौधा होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी पौधा होता है, शार्ट होता है, छोटा होता है, इरेक्ट सीधा, यानी कि मूंग के पौधे की जैसे ही छोटा और सीधा होता है। फ्लावर आर बोर्न इन क्लस्टर 5 to 6 ऑन अ शॉर्ट हेरी पेडंकल इन अलेक्जेलरी। कहने का मतलब इसके जो पुष्प हैं गुच्छों के रूप में 5-6 गुच्छों के रूप में निकलते हैं, और जो है हेरी पेडंकल, जो पुष्पक्रम होता है पेडंकल होता है, वो जो है बालों सहित होता है, उसमें हल्के बाल दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा, पॉड और शॉर्ट ब्रेक ब्राउन ब्लैक इन कलर, हैरी विथ साउटेड हुक बार। इनकी जो फलियाँ होती हैं छोटी होती हैं, हल्के भूरे रंग की होती हैं, और उनके ऊपर बाल होते हैं, और एक फली में जो है लगभग 6 से 10 सीड, एक फली में 6 से 10 सीड होते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वेट, यानी वेट का मतलब यहाँ पर टेस्ट वेट से है, टेस्ट वेट से है, यानी कि उर्द में जो है बीजों का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है आपका 40 ग्राम होता है। अच्छा, टेस्ट वेट कितने का ज्ञात किया जाता है, 1000 दानों का जो वेट होता है वही टेस्ट वेट कहलाता है। तो उर्द का जो टेस्ट वेट होता है कितना होता है, 40 ग्राम होता है। उर्द का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ हैं, तो इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपकी T9 वैरायटी है, ये रेजिस्टेंट डार्ट होती है, यानी कि सूखा प्रतिरोधी किस्म होती है, और ये जो है 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। CO4 ये भी 70 दिन में तैयार हो जाती है। CO5 70 से 75 दिन में। KM2 60 से 65 डेज। VBN1 60 से 65 दिन। ADT3 70 से 75 दिन। ADT5 65 दिन। फिर उसके बाद है बरखा, इसका भी एक विशेष लक्षण होता है, करेक्टर्स होता है, ये जो है डार्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती है। फिर है मास 48, ये जो है मास 48 वैरायटी जो है फंगस एंड वायरस के प्रति रेजिस्टेंट होती है, यानी प्रतिरोधी होती है। मास 48 जो वैरायटी है फफूंद व वायरस के प्रति प्रतिरोधी होती है। फिर उसके बाद पंत U19, पंत U19, पंत U35, पंत U30, ये भी अलग अलग वैरायटियाँ हैं। फिर कृष्णा है, फिर नवीन आज़ाद है, IPU 2000 है, फिर TNU1, TNU2, TNU4, ये सारी इसकी जो है कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी थी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर सॉइल, जैसे कि आपने सॉइल गेन ग्राम में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार सॉइल यानी सीड बेड प्रिपरेशन एज दैट ऑफ गेन ग्राम, जैसे कि सॉइल गेन ग्राम यानी कि कहने मतलब मूंग की खेती के लिए होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार की इसके लिए भी सॉइल इज परफेक्ट मानी जाती है। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि सॉइल कैसे होनी चाहिए, जैसे कि गेन ग्राम में होनी चाहिए मूंग के लिए, जैसे मिट्टी मूंग की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वैसे ही इसके लिए भी सॉइल जो है अच्छी मानी जाती है, वही मृदा मानी जाती है। इसीलिए एज दैट ग्रीन ग्राम, इसके लिए सॉइल कैसे होनी चाहिए, जैसे कि मूंग की खेती के लिए मृदा होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सीड रेट। तो सीड रेट क्योंकि उर्द जो है गर्मी के भी सीजन में किया जाता है, पैदा की जाती है, और मानसून के मौसम, दोनों मौसम में भी, यानी कि खरीफ और जायद दोनों में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो जायद के समय में, यानी जो गर्मी समर सीजन में जो सीड रेट होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं खरीफ में 15 से 20 किलोग्राम होती है। फिर मिक्स क्रॉपिंग के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। जो आपकी गर्मी वाली सीजन
कि जो फसल होगी जैसे कि जायद है तो उसमें जो है बीज ज़्यादा लगता है। जैसे कि आपने देखा है जायद में 25 से 30 किलोग्राम लगभग दुगना बीज दर लगता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें सोविंग टाइम की। ठीक, सोविंग टाइम वही होता है जैसे जायद की क्रॉप है तो मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक, खरीफ क्रॉप है तो जून टू जुलाई यानी जो मानसून का समय होता है, जितने समय मौसम आता है बारिश होती है वही समय खरीफ की क्रॉप में बेहतर होता है बुआई का। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लांट स्पेसिंग। प्लांट स्पेसिंग यानी कि पौधों की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, पौधों से पौधों की दूरी और पंख से पंख की दूरी वो है 30 × 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 30 × 10 सेंटीमीटर। फिर सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। बुआई के पूर्व ये सीड ट्रीटमेंट कब किया जाता है? तो सीड को बोने से पहले ही करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। आखिर क्यों करेंगे? रोगों से बचने के लिए। क्योंकि क्या होता है मिट्टी में या कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि बीज जनित होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मृदा जनित होते हैं। तो उनसे बचने के लिए जो है, उन रोगों से बचने के लिए बीज का उपचार करते हैं, तो वही है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? प्रेसोइंग यानी बुआई के पूर्व 2 ग्राम प्रति केजी यानी 2 ग्राम दवा होगी प्रति केजी बीज होगा, यानी 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा होनी चाहिए। कौन कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? कार्बेंडाजिम हो गया, थीरम हो गया। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से और थीरम 3 ग्राम प्रति केजी के दर से प्रयोग करते हैं। या तो फिर जैविक रूप से अगर ट्रीटमेंट करना है तो राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें कि क्रॉपिंग सिस्टम कैसे अपनाते हैं, जैसे इंटर क्रॉपिंग करना है विथ किसके किसके साथ? तो सोरगम के साथ कर सकते हैं, मक्का के साथ कर सकते हैं, पर्ल मिलेट के साथ कर सकते हैं, ऑयल सीड के साथ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं सिक्वेंटल क्रॉपिंग। इसे सिक्वेंस क्रॉपिंग भी कहा जाता है। जो ये सिक्वेंटल क्रॉपिंग है इसे सिक्वेंस क्रॉपिंग भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? सिक्वेंस क्रॉपिंग में जो सिक्वेंटल क्रॉपिंग होती है इसमें क्या होता है ये पहले जान लीजिए। इसमें क्या होता है, किसी खेत में तो कोई आपका फार्म है, कोई आपकी फील्ड है, ठीक है, उसमें एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, यानी कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को जो है उगाना ही क्या कहलाता है? सिक्वेंटल क्रॉपिंग कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे शब्द में कह लिया जाए कि जैसे कोई फसल बोई हुई है, ठीक है ना, और आगामी फसल की बुआई और तथा पूर्ववर्ती फसल की कटाई, पूर्ववर्ती जो पहले फसल की जो कटाई है उसका जो है शीघ्र कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहली फसल होती है, पहली फसल कटाई के जो तुरंत बाद बुआई कर दी जाती है। कहने का मतलब हार्वेस्टिंग जस्ट सोविंग, यानी जो सिक्वेंटल क्रॉपिंग होती है, हार्वेस्टिंग आफ्टर यानी तुरंत बाद क्या कर दी जाती है, उसी के बाद बुआई कर दी जाती है। वो जो है सतत, हिंदी में जिसे बोलते हैं सतत सस्यन, सिक्वेंस या सिक्वेंटल क्रॉपिंग बोला जाता है। जैसे राइस राइस हो गया, फिर ब्लैक ग्राम हो गया, राइस राइस के बाद वीट, वीट के बाद ब्लैक ग्राम हो गया, फिर ब्लैक ग्राम है, बर्ली है, ब्लैक ग्राम वीट, ब्लैक ग्राम राइस, ग्राउंड, ठीक इसी प्रकार जो ये फसल चक्र दे रखते हैं, ठीक इसी तरीके से। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ खाद एवं उर्वरक के बारे में, यानी खाद एवं उर्वरकों के बारे में बात कर लेते हैं कि उर्द की खेती के लिए, यानी उर्द की खेती के लिए कुछ न कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी। अच्छे से उपज लेनी है तो स्वाभाविक सी बात है हमें उनको बराबर पोषक तत्व देने होंगे। जब हम उन्हें बराबर पोषक तत्व, बराबर खाद, बराबर उर्वरक देंगे तभी उनसे अच्छी उपज हमें प्राप्त होगी। तो इसके लिए अच्छी खेती के लिए FOIM 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, कोई भी क्रॉप हो उसमें लगभग जो गोबर की खाद होती है जिसे FOIM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, 10 से 15 टन पर हेक्टेयर या 15 से 20 टन पर हेक्टेयर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक की बात करते हैं। नाइट्रोजन लगभग कितना होना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
फास्फोरस कितना होना चाहिए, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर फास्फोरस फास्फोरस हो गया। फिर पोटास 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। हाई उपज यानी कि हाई एल्ड लेने के लिए, अधिक उपज लेने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लगभग कितना करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर जो है 100 से 150 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वीट कंट्रोल की। वीट कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण की। तो सामान्यतः या साधारणतः देखा जाए तो बुआई के महीने भर बाद निराई गुड़ाई करवाते हैं। निराई गुड़ाई करवाते समय खरपतवार हट जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नए आ जाते हैं या खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता है निराई गुड़ाई के माध्यम से, तो हम रसायन का प्रयोग करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। फिर रसायन का प्रयोग करते हैं। किस रसायन का प्रयोग करते हैं, फ्लोक्लोरीन का जो है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, फ्लूक्लोरोलीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम हार्वेस्टिंग। काहे की बात करेंगे, हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, यानी तोड़ाई की अवस्था क्या होती है। तो मूंग की तोड़ाई जो है 80 से 100 दिन पर कर लेनी चाहिए। जब वो पक जाती है तो हल्का ब्राउन और काले रंग की, ब्राउन काले रंग की पड़ जाती है, तभी हमारी जो है यानी कि मिच्योर हो जाती है, तो हल्की ब्राउन कलर की हो जाती है, ब्राउन ब्लैक कलर की हो जाती है। तब 80 से 100 दिन के बाद जो है उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उपज कितनी होती है, 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज कब करना चाहिए, जो उर्द है, सॉरी ये यहाँ पर ये गलत है, मूंग, यहाँ पर उर्द होना चाहिए, गलत छप गया है, उर्द पढ़ रहे थे हम लोग, तो उर्द है। उर्द में जो है 80 से 100 दिन में कटाई करते हैं। फिर उसके बाद उपज की बात कर लेते हैं। उपज 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और भंडारण करते समय जो दानों में जो मॉइस्चर होती है वो ख़त्म कर देना चाहिए। लगभग जब 9 से 10% या 10-11% मॉइस्चर बचे, तब जो है इसके दानों को जो है भंडारित करते हैं। जब उर्द में नमी 10%, 9-10% रह जाती है, तब इन्हें भंडारित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत कौन से कीट और कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। चलिए इंसेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इंसेक्ट कौन कौन सा लगता है, जैसे कि पहला है वाइट फ्लाई। कौन सा है, वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि वाइट फ्लाई जिसे सफ़ेद मक्खी कहते हैं, ठीक है। यह कीट जो है तने व पत्तियों को, जो तना होता है तने और वह पत्तियाँ होती हैं, इनका रस चूस कर जो है पौधों को कमज़ोर बना देती हैं, ठीक है। ये जो है एक तरफ देखा जाए तो ये जो है एलोमेर्जिक रोग जो होता है उसमें ये वाइट फ्लाई वेक्टर का काम करती है, वाहक का, माध्यम का कार्य करती है। तो सबसे सीधी बात, इसके नियंत्रण के लिए जो है, इसके नियंत्रण के लिए फास्फोमिडान हो गया या मिथाइल डिमेटान हो गया, फास्फोमिडान हो गया या मिथाइल डिमेटान हो गया, इसका जो है 2 ml मात्रा जो है, कितनी, 2 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से, 2 ml की मात्रा जो है प्रति लीटर की दर से जो है इसका घोल बनाकर स्प्रे करवाने से जो है सफलतापूर्वक नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लीफ हॉपर। ये भी एक तरह का कीट है, लीफ हॉपर। ये भी जो है इसका कीट होता है जो कि क्या पत्तियों को खा जाता है, और जिसके लिए हम बड़ी खांसी आ रही है। तो लीफ हॉपर हो गया था, ओ सॉरी वाइट फ्लाई हो गया था, ठीक। उसके बाद लीफ हॉपर, ये भी क्या एक कीट होता है, ये भी जो है पौधे को नुकसान पहुंचाता है। हिंदी में इसे फुटका रोग बोलते हैं। इसके लिए भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद
डिजीज के बारे में जान लेते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू हो गया आपका। पाउडरी मिल्ड्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, चूर्डी लास्टा बोलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू को चूर्डी आस्था, ये बाई फंगस होता है पाउडरी मिल्ड्यू। और किस फंगस के द्वारा होता है, तो है पार्डोस्फेरा फस्का नामक पैथोजन के कारण होता है पाउडरी मिल्ड्यू। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपरी सतह पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर के रूप में पाया जाता है। ठीक इसी तरह एक डाउनी मिल्ड्यू होता है। डाउनी मिल्ड्यू में जो है पत्ती की जो लोअर सरफेस होती है उसमें हल्का लसलसा पदार्थ पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल बात करेंगे किसमें, पाउडरी मिल्ड्यू की बात करना है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्ती की जो है अपर सरफेस पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है। और किस पैथोजन के कारण होता है, तो ये जो है पार्डोस्फोरा फस्का के कारण होता है। ठीक है ना, फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद लीफ स्पॉट है। लीफ स्पॉट पत्ती धब्बा रोग होता है, जो किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा स्पीसीज के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, ये भी जो है बाई फंगस के द्वारा होता है। जो लीफ स्पॉट होता है ये भी बाई फंगस के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखने लगता है और पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं, जिसके उपचार के लिए हम फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं। 0.25% के घोल का छिड़काव करते हैं, जैसे डाइथेन Z78 हो गया, डाइथेन M45 हो गया। डाइथेन Z78, डाइथेन M45 का 0.25% के घोल का छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं एलोमोजेक। ये एक तरह का वायरस होता है। क्या होता है, ये वायरस जनित रोग होता है। कैसा होता है, वायरस जनित रोग होता है। और इस वायरस को फैलाने के लिए वाहक का कार्य कौन करता है, तो वाहक का कार्य आपका व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी करती है। सफ़ेद मक्खी करती है। तो इससे बचने के लिए सबसे सीधा सा काम ये है, जो व्हाइट फ्लाई में आप कंट्रोल के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं वही प्रयोग करेंगे। जैसे कि व्हाइट फ्लाई के लिए हमने प्रयोग किया था, फास्फोमिडाइन हो गया, मिथाइल डिमेटान हो गया, ऐसे रसायनों का प्रयोग करते। जब हमारा वेक्टर ही माध्यम ही खत्म हो जाएगा तो रोग नहीं फैलेगा। और इसके लिए जो है कुल मिला के देखा जाए तो मेटासिस्टाक्स, जैसे कि एलोमोजेक रोग है, इसके लिए हो गया मेटासिस्टाक्स हो गया 0.15% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। और 10-10 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है। और कुछ इसकी जो है रेजिस्टेंट यानी कि मोजेक से रिलेटेड कुछ रेजिस्टेंट यानी कि मोजेक रेजिस्टेंट वैरायटियाँ होते हैं, जैसे पंत U19 है, पंत U19, पंत U26, पंत U30। ठीक है, पंत U19 और पंत U26 और पंत U30, ये 2-3 वैरायटियाँ हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं। इनको बोना चाहिए, या तो फिर इनके अलावा उचित फसल चक्र को अपनाना चाहिए। इतने इसके निवारण के लिए जो है इतनी सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्राफ्ट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, तो जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे दाल की वो आपको किसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकता है।